हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनक्लेक्स बेस्ड एमसीक्यूज़ के बारे में। और जब एनक्लेक्स का नाम आता है तो अच्छे अच्छे डरने लग जाते हैं, हवा टाइट हो जाती है। लेकिन आपको डरना नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, आपको डरना नहीं है। अगर आप इसी तरह डरते रहेंगे तो आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। आपको डट के मुकाबला करना पड़ेगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि एनक्लेक्स जो एमसीक्यूज़ होते हैं, जो एनक्लेक्स के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, उनके अंदर कुछ फॉरेंसिक लैंग्वेज होती है और जो कुछ वर्ड्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा टिपिकल होते हैं। वहीं वर्ड्स आपको क्या करते हैं, डराते हैं। क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ होता है, आपको सब चीज़ पता होती है कि ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये होगा, और आपने सब कुछ पढ़ रखा है। लेकिन जो फॉरेंसिक वर्ड्स होते हैं, जो फॉरेंसिक लैंग्वेज के जो वर्ड्स होते हैं, वो आपको सबसे ज़्यादा डराते हैं। और आपको क्वेश्चन आते हुए, आप क्वेश्चन को आते हुए गलत करके आ जाते हैं। तो आपको डरना नहीं है। आज के इस लेक्चर के अंदर आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं और एक ट्रिक भी आपको बताई जाएगी। वो ट्रिक आपको फॉलो करनी है। जब भी आपके सामने एनक्लेक्स बेस्ड एमसीक्यूज आए तो आपको वही ट्रिक आपको फॉलो करनी है। वो ट्रिक क्या होगी वो आपको अभी बताई जाएगी क्वेश्चन के अंदर। और साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को भी दबा देना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना, ताकि उनका भी डर निकल जाए और उनको भी ट्रिक के बारे में पता चल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे पहले तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, अगर एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने आता है। देखिए, आपके सामने एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपको यही जानना सबसे पहले ज़रूरी है। अगर आपके सामने एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। देखिए, मैं आपको ये क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ और किस ट्रिक से आपको सॉल्व करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ए क्लाइंट हु सस्टेन ए फ्रैक्चर्ड femur in a construction accident is admitted to the orthopedic unit directly from surgery। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट लाइन को पढ़िए आप। और फर्स्ट लाइन क्या बोल रही है, एक क्लाइंट है। एक क्या है, क्लाइंट है जिसकी फीमर का क्या हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है। फीमर फ्रैक्चर हो चुकी है और जो फीमर फ्रैक्चर हुई है वो किसकी वजह से हुई है, कंस्ट्रक्शन एक्सीडेंट की वजह से। जो क्लाइंट था वो कंस्ट्रक्शन के अंदर काम कर रहा था और वहाँ पे एक्सीडेंट होने की वजह से उसकी फीमर क्या हुई है, फ्रैक्चर हुई है। आगे देखिए, उसको एडमिट किया गया है। तो सीधी सी बात है, उसको एडमिट जो किया जाएगा वो ऑर्थोपेडिक यूनिट के अंदर ही किया जाएगा। ऐसा तो है नहीं नेफ्रोलॉजिक यूनिट के अंदर उसको एडमिट करवा लिया जाए, क्योंकि उसकी बोन का जो फ्रैक्चर है वो हुआ है। तो ये जो ऑर्थोपेडिक है उसी यूनिट के अंदर उसको एडमिट करवाया जाएगा। अब उसका क्या हुआ है, सर्जरी हो चुकी है। उस क्लाइंट की क्या हुई है, सर्जरी हुई है। कोई अदर ट्रीटमेंट आपको नहीं बताया गया, आपको डायरेक्टली ये बताया गया कि उस पेशेंट के क्या हुई है, डायरेक्टली सर्जरी की गई है। आपको ये लाइन पता चल गई है। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों, ये ट्रिक आपको फॉलो करनी है। अगर एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो यही ट्रिक आपको फॉलो करनी है। सबसे पहले आपको फर्स्ट लाइन पढ़नी है और फर्स्ट लाइन क्या बोल रही है ये आपको पढ़ना है। तो आपको ये पता चल गया है कि जो फीमर है उसका फ्रैक्चर हुआ है। एक पेशेंट है जिसके कंस्ट्रक्शन एक्सीडेंट की वजह से फीमर फ्रैक्चर हुई है और उसको एडमिट किया गया ऑर्थोपेडिक यूनिट के अंदर, और आते ही उसकी क्या हो गई है, सर्जरी हो गई है। आगे देखिए क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है, एक द क्लाइंट इज इन स्केलेटल ट्रैक्शन। उसकी सर्जरी होने के बाद उसको कौन सा ट्रैक्शन लगाया गया है, स्केलेटल ट्रैक्शन उसको लगाया गया है। दोस्तों, ट्रैक्शन के बारे में मैं आपको अलग से वीडियो बना के दूंगा सेपरेट, और उसमें जो भी इमेज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो भी आपको बताए जाएंगे। आगे देखिए, ये तो आपको पता चल गया है कि स्केलेटल ट्रैक्शन उसको लगा दिया गया है। अब जो समझने की बात है वो ये है कि क्वेश्चन में आगे पूछा क्या जा रहा है। देखिए आगे क्या पूछ रहा है ये, विच नर्सिंग एक्शन इज प्रायोरिटी, इज द प्रायोरिटी। देखिए, आपको यहाँ पे नर्सिंग एक्शन पूछा गया है और नर्सिंग एक्शन यानी कि एज ए नर्स आप वहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, प्रायोरिटी। आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, प्रायोरिटी आपको बतानी है। ये सब कुछ आपको बता दिया गया है कि पेशेंट को फ्रैक्चर हुआ है, उसके बाद उसकी सर्जरी हुई है, उसको स्केलेटल ट्रैक्शन लगा दिया गया है। अब नर्स क्या करेगी वहाँ पे, सबसे पहले नर्स क्या करेगी। देखिए ऑप्शन यहाँ पे, ऑप्शंस आप पढ़ते रहना, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। पहला ऑप्शन है अटैच एन ओवरहेड ट्रैप्स टू द बेड। नेक्स्ट, मेंटेन स्ट्रिक्ट एंड प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट। थर्ड, परफॉर्म फ्रीक्वेंट न्यूरोवेस्कुलर चेक्स। फोर्थ, प्रोवाइड मेटिकुलस केयर एट पिन इंसर्शन साइट्स। वैसे फ्रेंड्स, ये जो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ये चारों ही ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। चारों ही ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है।
तो आप अब सोच रहे हैं कि चारों ऑप्शन करेक्ट होंगे तो हम एक ऑप्शन कौन सा चूज करेंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया प्रायोरिटी का। आपको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या देनी है वो आपको यहाँ पे बताना है। वैसे ये चारों जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ही काम एज ए नर्स वहाँ पे आपको करने होते हैं, लेकिन आपको फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन थर्ड, परफॉर्म फ्रीक्वेंट न्यूरोवेस्कुलर चेक्स। जब भी कोई पेशेंट फ्रैक्चर का पेशेंट आपके पास आता है जिसकी सर्जरी और की उसको स्केलेटल ट्रैक्शन लगा हुआ है, तो एज नर्स आपको क्या करना है, सबसे पहले उसका न्यूरोवेस्कुलर चेक आपको करना है। अब देखिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन से और बता देता हूँ। ये ट्रिक मैंने आपको बता दी। ट्रिक यही है कि आपको पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो क्वेश्चन को तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आपका आंसर भी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो इसका रेशनल है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे नर्स शुड परफॉर्म न्यूरोवेस्कुलर चेक एज ऑर्डर्ड एंड एज इंडिकेटेड। सबसे पहले जो है नर्स को क्या करना है, जो भी न्यूरोवेस्कुलर चेक है वो आपको परफॉर्म वहाँ पे करने हैं। नेक्स्ट देखिए, द न्यूरोवेस्कुलर असेसमेंट ऑफ द एक्सट्रीमिटीज इज परफॉर्म्ड टू इवेलुएट सेंसरी एंड मोटार फंक्शन यानी कि न्यूरो एंड पेरिफेरल सर्कुलेशन यानी कि वेस्कुलर। देखिए न्यूरोवेस्कुलर दो वर्ड है यहाँ पे, एक तो है न्यूरो और एंड एक है वेस्कुलर। तो दोनों का मतलब यहाँ पे दे रखा है। देखिए न्यूरो का मतलब क्या है, सेंसरी एंड मोटार फंक्शन, और वेस्कुलर का मतलब है पेरिफेरल सर्कुलेशन। जो पेरिफेरल सर्कुलेशन है वो क्या है, वेस्कुलर है। तो सबसे पहले आपको क्या परफॉर्म करना है, न्यूरोवेस्कुलर असेसमेंट, यानी कि जो न्यूरोवेस्कुलर जो फंक्शंस है वो आपको सबसे पहले चेक करने हैं। अब ये भी जान लीजिए कि न्यूरोवेस्कुलर जो असेसमेंट आप कर रहे हो तो उसके अंदर क्या क्या आपको करना है, ये भी आपको जानना जरूरी है। हो सकता है आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि ये सभी के सभी क्या है, न्यूरोवेस्कुलर असेसमेंट के क्या है कंपोनेंट्स है, एक को छोड़कर एक्सेप्ट से क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए तो फिर आप क्या कहेंगे कि सर ने तो बताया ही नहीं था। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, द कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूरोवेस्कुलर असेसमेंट इंक्लूड पल्सेज, कैपिलरी रिफिल, स्किन कलर, टेम्परेचर, सेंसेशन एंड मोटार फंक्शन। तो आपको पूछा जा सकता है जो न्यूरोवेस्कुलर असेसमेंट आप कर रहे हो उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स है। हो सकता है आपको इंटरव्यू के दौरान भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। हॉस्पिटल के अंदर अब जब आप जॉब कर रहे हैं उस टाइम आपको डॉक्टर आके भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछ सकता है और आपको बोल सकता है कि आप न्यूरोवेस्कुलर असेसमेंट इस पेशेंट का कर रहे हैं तो आप कौन कौन से असेसमेंट आपने किए हैं, तो आपको बता देना वहाँ पे। पल्स इसकी ले लिया हमने, कैपिलरी रिफिल हमने चेक कर लिया, स्किन कलर इसका चेक कर लिया है, टेम्परेचर पेशेंट का चेक कर लिया है, और जो भी इसके मोटार और सेंसरी जो फंक्शंस हैं वो भी हमने असेस कर लिए हैं। तो ये आपको वहाँ पे बता देना है। नेक्स्ट देखिए, पेन एंड एडिमा आर आल्सो सेस्ड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। जब आप इस पेशेंट का एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो उस दौरान आपको पेन और एडिमा की कंडीशन भी असेस करनी है। भाई किसी प्रकार की कोई सूजन तो नहीं आ गई है और ज़्यादा पेन तो नहीं हो रहा है पेशेंट को, ये भी आपको क्या करना है, असेस करना है। नेक्स्ट देखिए, द अदर ऑप्शंस या फिर अदर एक्शंस आर अप्रोप्रिएट बट आर नॉट द प्रायोरिटी। देखिए मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि ये जो चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं ये चारों बिल्कुल सही है, लेकिन प्रायोरिटी आपको यहाँ पे पूछी गई है, और प्रायोरिटी कौन सी है, ऑप्शन है थर्ड वाली प्रायोरिटी है। यहाँ पे दे भी रखा है अदर एक्शंस आर अप्रोप्रिएट, ये भी क्या है, अप्रोप्रिएट एक्शन है जो आपको करने होते हैं, लेकिन ये प्रायोरिटी नहीं है। तो आपको ये मैंने जो ट्रिक बताई है वो ट्रिक आपको फॉलो करनी है। जब आपके सामने एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन आए तो आप इसी ट्रिक से आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्किन केयर इंस्ट्रक्शन इज करेक्ट फॉर ए मेल क्लाइंट रिसीविंग हेड एंड नेक रेडिएशन थेरेपी। एक पेशेंट है उसकी स्किन केयर के लिए आप उसे क्या इंस्ट्रक्शन देंगे, आप क्या उसे इंस्ट्रक्शन देंगे, उसकी क्या होने वाली है, हेड एंड नेक रेडिएशन थेरेपी। यानी कि उस क्लाइंट को हेड और नेक की रेडिएशन थेरेपी से क्या हुई है, उसका इलाज हुआ है। हो सकता है कैंसर का इलाज हुआ हो सकता है रेडिएशन थेरेपी से उसकी जो हेड और नेक की स्ट्रक्चर है उसको देखा गया हो, किसी प्रकार से कुछ भी हो सकता है, मतलब रेडिएशन थेरेपी उसको दी गई है हेड एंड नेक के अंदर। अब आप उस पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्शन देंगे, तो आपको देखिए यहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शन देना है। ऑप्शंस आप देखिए, सबसे पहले ऑप्शन पहला है अप्लाई लोशन राइट बिफोर ईच ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है कवर द ट्रीटेड एरिया विथ स्टाइल गोज। नेक्स्ट है अवॉइड शेविंग विथ ए स्ट्रेट एज रेजर। नेक्स्ट है यूज एन एंटी बैक्टीरियल सोप एवरी डे। आपको यहाँ पे चारों ऑप्शन फिर से राइट लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपको प्रायोरिटी देनी है।
ऐसा नहीं है, यहाँ पे प्रायोरिटी बेसिस क्वेश्चन सबसे ज़्यादा है और प्रायोरिटी आपको सबसे ज़्यादा देनी है। सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देनी है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा इसका वो आपको चूज करना है। और जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, अवॉइड सेविंग विथ स्टेट एज रेजर। जो स्टेट एज रेजर आता है उससे सेविंग नहीं बनानी है। ये आप किसको बोलेंगे, उस पेशेंट को बोलेंगे। उस पेशेंट को आपको क्या करने हैं, इंस्ट्रक्शन देने हैं। जिस पेशेंट की क्या हुई है, हेड एंड नेक की रेडिएशन थेरेपी हुई है, उस पेशेंट को आपको ये इंस्ट्रक्शन देना है। ओके, देखते हैं इसका रेशनल। यहाँ पे रेशनल देखिए, ड्यूरिंग रेडिएशन थेरेपी द क्लाइंट शुड यूज एन इलेक्ट्रिक रेजर टू अवॉइड इरिटेशन एंड कट्स। जो इलेक्ट्रिक रेजर्स होते हैं वो अवॉइड करने हैं पेशेंट को, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है या फिर कट लग सकते हैं। इस कट और इरिटेशन को अवॉइड करने के लिए आपको जो है, जो भी इलेक्ट्रिक रेजर आप यूज कर रहे हैं उसका यूज नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए, एंटीबैक्टीरियल सोप आर टू हैज ए माइल्ड सोप शुड बी यूज्ड टू इंस्टेड। यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल सोप भी यूज़ कर सकते हैं और जो माइल्ड सोप आते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये कोई प्रायोरिटी नहीं है। द रेडिएशन एरिया इज लेफ्ट ओपन टू द एयर। जहाँ पे रेडिएशन थेरेपी हुई है उस एरिया को क्या करना है, आपको ओपन रखना है एयर के अंदर, यानी कि उसके हवा लगनी चाहिए। जहाँ से रेडिएशन थेरेपी दी गई है उस लोकेशन पे, मतलब उस लोकेशन को खुला आपको रखना है। ऐसा नहीं है कि आप बैंडेज वहाँ पे लगा दो और कुछ आप जैसे भी जो भी चाहो आप वो लगा दो, आपको कुछ भी नहीं लगाना है। नेक्स्ट देखिए, लोशन मे बी यूज्ड सर्वाइवल या फिर सेवरल टाइम्स ए डे। लोशन आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं दिन के अंदर कभी भी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, बट नॉट 4 to 5 आवर बिफोर द ट्रीटमेंट। लेकिन आपको लोशन कब यूज़ नहीं करना है, जब उसका ट्रीटमेंट हो। ट्रीटमेंट से 4 से 5 घंटे पहले आपको लोशन वहाँ पे यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए, लोशन और क्रीम्स शुड नॉट बी अप्लाइड ओवर द रेडिएशन मार्क। जहाँ पे रेडिएशन मार्क किया जाता है वहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी ना तो लोशन आपको यूज़ करना है, ना ही आपको क्रीम यूज़ करनी है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो दोस्तों आप पूछ सकते हो। मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझा दिया है। तो यहाँ पे जो प्रायोरिटी क्या रहेगी रेडिएशन थेरेपी वाले पेशेंट के अंदर, उसको आपको बता देना है कि आपको जो भी स्ट्रेट एज रेजर्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिक रेजर्स होते हैं, वो आपको यूज़ नहीं करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ पेन असेसमेंट एंड मैनेजमेंट व्हाट इज द प्रायोरिटी। देखिए यहाँ पे प्रायोरिटी वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा है और एम्स की एग्जाम में भी प्रायोरिटी बेसिस क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हेन अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ पेन असेसमेंट एंड मैनेजमेंट। जब आप पेन का असेसमेंट कर रहे हैं या फिर पेन का मैनेजमेंट कर रहे हैं उस टाइम आप फर्स्ट प्रायोरिटी क्या देंगे, या पहली प्रायोरिटी आपकी क्या होगी। आप यहाँ पे ऑप्शन देखिए, सबसे पहले क्लाइंट मस्ट बी एजुकेटेड ऑन साइड इफेक्ट्स। क्लाइंट मस्ट बी एजुकेटेड ऑन साइड इफेक्ट्स। नेक्स्ट, मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन क्लाइंट्स गोल। नेक्स्ट है, परसेप्शन ऑफ पेन इज सब्जेक्टिव। नेक्स्ट है, इंटरडिसिप्लिनरी केयर इज नेसेसरी। आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना है वो करना है ऑप्शन थर्ड, परसेप्शन ऑफ पेन इज सब्जेक्टिव। जब आप पेन का असेसमेंट कर रहे हैं या फिर पेन का आप मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उस टाइम आपकी क्या प्रायोरिटी होगी, परसेप्शन ऑफ पेन इज सब्जेक्टिव। देखिए यहाँ पे आपको मैं एक्सप्लेनेशन से बता देता हूँ क्या है ये क्या नहीं है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले सिंस पेन इज सब्जेक्टिव, जो पेन वो क्या है, सब्जेक्टिव है, यानी कि पेशेंट आपको बताएगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है जो सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटाज होते हैं उनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो पेन है वो कौन बताएगा, आपको पेशेंट बताएगा। तो ये क्या है, सब्जेक्टिव डाटा है, ऑब्जेक्टिव डाटा नहीं है, सब्जेक्टिव डाटा है। आप अगर कुछ भी चीज़ असेस कर रहे हैं, जैसे आप ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं, पल्स आप ले रहे हैं, तो वो क्या है, ऑब्जेक्टिव डाटा है। लेकिन पेशेंट जो आपको बता रहा है वो क्या है, सब्जेक्टिव डाटा है। तो जो पेन है वो क्या है, सब्जेक्टिव है। पेशेंट आके बोलेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि पेशेंट को पेन हो रहा है नहीं हो रहा है, पेशेंट आपको आके बताएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, सेल्फ रिपोर्ट इज कंसिडर्ड द गोल्ड स्टैंडर्ड एंड मोस्ट एक्यूरेट मेजर ऑफ पेन। जो पेन है उसका गोल्ड स्टैंडर्ड या मोस्ट एक्यूरेट जो मेजरमेंट है वो क्या होती है, सेल्फ रिपोर्ट। जो पेशेंट है वो खुद आके आपको बताएगा। ऐसा नहीं है कि आप दूर से आप पता लगा लोगे कि इस पेशेंट को पेन हो रहा है और किस लोकेशन पे हो रहा है ये भी आप पता लगा लोगे, ऐसा मुश्किल है, मतलब ऐसा मुमकिन ही नहीं है। मुश्किल क्या है, मुमकिन ही नहीं है। ओके, पेशेंट आके बताएगा तभी आपको पता चल पाएगा। नेक्स्ट देखिए, द अदर
ऑप्शंस आर इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर्ड एंड पॉसिबली इम्प्लीमेंट। जो भी अदर ऑप्शन आपको बताए गए हैं ऑप्शन थर्ड के अलावा, वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और पॉसिबली आप इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, बट ओनली आफ्टर असेसिंग द क्लाइंट्स लेवल एंड इक्वलिटी ऑफ पेन। जो अदर ऑप्शन आपको दिए गए हैं वो आप इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, कंसिडर भी कर सकते हैं, लेकिन कब? जब पेन की, जो भी पेशेंट है उसमें जो पेन हो रहा है उसकी क्वालिटी और लेवल को जब असेस कर लिया जाता है उसके बाद में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए क्लाइंट इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट इज एक्सपीरियंसिंग द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर एक पेशेंट आया है जिसका एक्सपीरियंस क्या बोल रहा है? फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स। फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स उस पेशेंट के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। आगे देखिए, ए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिएक्शन, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिएक्शन उसकी वजह से उसके अंदर फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन देखने को मिल रही है, उसके अंदर जो रेस्पॉन्स है वो देखने को मिल रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल द नर्स एक्सपेक्टेड टू ऑब्जर्व। नर्स वहाँ पे क्या ऑब्जर्व करेगी? सबसे पहले नर्स क्या ऑब्जर्व करेगी? फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स पेशेंट के अंदर इमरजेंसी डिपार्ट के अंदर आप देख रहे हो एज ए नर्स। अब आप वहाँ पे सबसे पहले ऑब्जर्व क्या करोगे उस पेशेंट के अंदर? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, फर्स्ट है डिक्रीज्ड प्यूपिल साइज, जो प्यूपिल साइज वो डिक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट पेशेंट का बढ़ जाएगा। नेक्स्ट डिक्रीज्ड रेस्पिरेशन, सॉरी पर्सपिरेशन, जो पर्सपिरेशन है वो क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इंक्रीज्ड पल्स रेट, जो पल्स रेट वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर क्या करना है? ऑप्शन फोर्थ। ऑप्शन फोर्थ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जब फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स किसी पर्सन के अंदर होता है तो उसकी पल्स रेट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, पल्स रेट उसकी बढ़ जाती है। अरे आपके पीछे कोई किसी भी कुत्ते को छोड़ दिया जाए तो आप वहाँ से भागेंगे कि नहीं भागेंगे? आप जब वहाँ से भागेंगे तो आपकी हार्ट रेट, पल्स रेट सब कुछ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ना। तो वहीं आपको वहाँ पे क्या करना है? ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे चलिए एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स इवॉल्व्ड एज ए सर्वाइवल मैकेनिज्म। ये क्या है कि सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर पाई जाती है। इनेबलिंग ह्यूमंस एंड अदर मेमल्स टू रिएक्ट क्विकली टू लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस। और ये जो फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स है वो कब जनरेट होता है? मेमल्स एंड ह्यूमन बींग्स के अंदर, जब उनके सामने कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो। जब उनके सामने कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो। जब बिल्ली एक चूहे के पास जाती है तो चूहा पहले दौड़ के भाग जाता है, उसको पता होता है कि ये बिल्ली अपने को खा जाएगी। जब आदमी के पास कोई शेर आता है या फिर शेर को कहीं देख लेता है या सांप को कहीं देख लेता है तो फिर वो पर्सन क्या होता है? भागने लग जाता है, क्योंकि उसको डर लगता है। वो एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है जिस टाइम उसको डर लगता है कि ये शेर अपने को खा जाएगा, अगर ये सांप अपने को काट लिया तो अपन मर जाएंगे। उसको डर होता है कि हम मर जाएंगे, ये जो शेर वो खा जाएगा। तो वो उसी टाइम आपके फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्सेज क्रिएट होते हैं और वो बहुत ही फास्टली होते हैं। ऐसा नहीं है शेर को देखे कि आप 9-2-11 हो जाएंगे और आपकी स्पीड होगी वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज़्यादा हो जाएगी। यानी आप मोटरसाइकिल के बराबरी आप कर सकते हैं। अगर मोटरसाइकिल की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर की है तो उसकी बराबर आप दौड़ सकते हैं। लेकिन वो कब? जब आपके फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्सेज जनरेट होते हैं तभी वो काम हो पाता है, तभी आप इतनी तेज दौड़ सकते हैं, क्योंकि आपको मरने का डर लग रहा है और आपके पीछे कौन पड़ा है? शेर पड़ा है। तो आप इतनी तेज भाग सकते हैं कि नहीं भाग सकते हैं? भाग सकते हैं। ओके, यहाँ पे आगे देखिए, द केयरफुली ऑर्चेस्ट्रेटेड, सॉरी यहाँ पे क्या, ये केयरफुली ऑर्चेस्ट्रेटेड येट नियर इंस्टेंटेनियस sequence of hormonal changes and physiological responses help a creature fight off the threat or flee to safety। यहाँ पे सेफ्टी है, ये नाम क्या है? थोड़ा सा इधर लाइन खींचने से कट गया था। यहाँ पे सेफ्टी है। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वर्ड होते हैं यही आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करते हैं। वैसे एक्सप्लेनेशन के अंदर है तो आपको ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट में बता देता हूँ ये कहना क्या चाह रहा है, ये जो लाइन है वो क्या कहना चाह रही है। यहाँ पे जो वर्ड्स होते हैं वो फॉरेंसिक लैंग्वेज के होते हैं, फॉरेंसिक वर्ड्स होते हैं। ऐसे वर्ड्स ही आपको ज़्यादा दिक्कत में डालते हैं। यहाँ पे जो लाइन है इसका मतलब ये है कि जब फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्सेज जनरेट होते हैं तो क्या करते हैं?
जो फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्सेज जनरेट हो रहे हैं तो किसकी वजह से हो रहे हैं, वो हो रहे हैं फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स की वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से। तो दोस्तों आपको एक क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ लेता हूँ, फाइट और फ्लाइट के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आंसर आता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये मैंने आपको बता दिया कि फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स होते हैं और जो हार्मोनल चेंजेज है वो होने की वजह से फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्सेज पर्सन के अंदर जनरेट होते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए आगे, द कैटाकोलामाइन रिलीज रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड पल्स, ब्लड प्रेशर, ब्रोंकोडाइलेशन, परस्पिरेशन, प्यूपिल डायलेशन एंड मेंटल एक्यूटी, यूरिन आउटपुट इज डिक्रीज्ड। यहाँ पे देखिए जो यूरिन आउटपुट है वो तो डिक्रीज होगा। अरे भाई किसी के पीछे शेर लग जाए तो क्या उसको पेशाब लगेगी क्या उसके यूरिन आउटपुट हो पाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यूरिन आउटपुट जो हो रहा था वो भी रुक जाएगा। ऐसी सिचुएशन होती है फ्लाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स की। ओके, यहाँ पे देखिए जब भी फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्सेज पर्सन के अंदर जनरेट होते हैं, जब कैटाकोलामाइन रिलीज होता है तो क्या क्या चेंजेस पर्सन के अंदर होते हैं, यहाँ पे देखिए, इंक्रीज्ड पल्स, ब्लड प्रेशर, ब्रोंकोडाइलेशन, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, पल्स रेट बढ़ जाएगी, ब्रोंकोडाइलेशन होगा, भाई सांस भी क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी जल्दी लेने लग जाएगा। जो भी पर्सन है जिसके पीछे शेर लगा हुआ है, उसके पीछे जो शेर लगा हुआ है उसकी वजह से उसकी सांस भी फूलने लग जाएगी, यानी वो इतनी तेज दौड़ कर रहा है तो उसके जो ब्रोंकोडाइलेशन है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। प्रस्पिरेशन, जो हार्ट रेट, जो आप हार्ट से जो एपिकल पल्स वगैरह वो जो आप सुनते हैं वो आपको ऑटोमेटिक सुनाई देगी, आपको सुनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको दूर से ही सुनाई दी जाएगी। जो भी पर्सन दौड़ कर रहा है, जो पर्सन भाग रहा है, उसको खुद को पता चलेगी कि मेरी धड़कन बहुत तेज़ी से धड़क रही है। आगे देखिए प्यूपिल डायलेशन, आपके सामने अगर गड्ढा भी आ जाए तो भी आपको ये नहीं सोचोगे कि हम गड्ढे में गिर रहे हैं, आप तो बस भागते ही रहोगे। आपकी प्यूपिल क्या हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी और आपको दौड़ने में मदद करेगी। आगे देखिए मेंटल एक्यूटी, और आपका दिमाग सिर्फ और सिर्फ एक ही फोकस पे रहेगा और कहीं भी आपका दिमाग काम नहीं करेगा, हम किस काम के लिए आए थे, कहाँ जा रहे थे, कुछ भी याद नहीं रहेगा। आपको तो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह आपका फोकस रहेगा कि अपने को क्या होना है, बचना है। तो ये सारे के सारे चेंजेस आपको उस पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन ए न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट व्हाट डज पेरला स्टैंड्स फॉर? न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट है पेरला, जिसका फुल फॉर्म आपको पूछा गया है और पेरला से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब पेरला का मतलब क्या है ये आप सभी को शायद पता होगा, नहीं पता है तो चलिए यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर बता देते हैं। ऑप्शंस आपको सेम एज इट इज मिलेंगे, आप देख लेना। यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फोर्थ, प्यूपिल इक्वल रिएक्टिव टू लाइट एंड एकोमोडेशन। पेरला का मतलब है, पी का मतलब प्यूपिल, ए का मतलब इक्वली, एंड आर का मतलब रिएक्टिव टू लाइट, एल का मतलब लाइट, एंड ए का मतलब होता है एकोमोडेशन। तो पेरला का जब भी आपको फुल फॉर्म पूछी जाए तो आपको बता देनी है कि प्यूपिल्स इक्वली रिएक्टिव टू लाइट एंड एकोमोडेशन। यहाँ पे देखिए एक्रोनिम पेरला, इसका मतलब आपको पता चल गया है कि प्यूपिल इक्वली रिएक्टिव टू लाइट एंड एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब होता है, एकोमोडेशन रेफर्स टू वन योर आइज एबिलिटी टू सी थिंग्स दैट आर बोथ क्लोज्ड अप एंड फार अवे। अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है ये आपको शायद पता होगा, और नहीं पता है तो समझ लीजिए। अकोमोडेशन का मतलब होता है आपकी जो आँख होती है उसकी जो एबिलिटी होती है, जो देखने की एबिलिटी होती है, कितनी दूरी तक वो देख सकती है। जब आप आंखें बंद करके वापस ओपन करते हैं तो आप कितनी दूर तक देख सकते हैं, दोनों आंखों से कितनी दूर तक देख सकते हैं, एक आंख से कितनी दूर तक देख सकते हैं, वो क्या है आपकी अकोमोडेशन कैपेसिटी, यानी कि वो क्या कहलाती है, अकोमोडेशन। नेक्स्ट द अदर ऑप्शंस आर क्या है, इनकरेक्ट। ये जो ऑप्शंस आपको 3 दिए गए हैं वो क्या है, इनकरेक्ट है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ड्यूरिंग एन इनिशियल क्लाइंट असेसमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स विल द नर्स यूज टू गैदर सब्जेक्टिव डाटा? जब नर्स इनिशियल असेसमेंट करती है, किसी भी क्लाइंट का इनिशियली असेसमेंट करती है, तो नर्स कौन सी टेक्निक यूज करेगी सब्जेक्टिव डाटा लेने के लिए? सब्जेक्टिव डाटा लेने के लिए नर्स कौन सी टेक्निक यूज करेगी? और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शंस आपको सेम एज इट इज मिलेंगे, आप देखते रहना। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपको करना है वो करना है आपको ऑप्शन थर्ड, कंडक्ट ए क्लाइंट इंटरव्यू।
कंडक्ट ए क्लाइंट इंटरव्यू। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको सब्जेक्टिव के बारे में। पेन के अंदर मैंने आपको बताया था कि पेन आपको कौन बताएगा, पेशेंट बताएगा। तो वो क्या है, सब्जेक्टिव डाटा। तो जो सब्जेक्टिव डाटा जो आप किसी भी पर्सन से लेते हैं, किसी भी क्लाइंट से लेते हैं, तो आप कौन सी टेक्निक से ले सकते हैं, इंटरव्यू के थ्रू। आपको पहले उस पेशेंट को पूछना होगा। ऐसे तो है नहीं आप देख के बता दोगे कि इस पेशेंट में ये सिम्टम्स है, आपको ये ट्रीटमेंट देना है, चलो लिख दिया अपने मन से, ये लो आप ठीक हो जाओगे। ऐसे नहीं होगा, पेशेंट को पूछना पड़ेगा पहले कि आपको पेन हो रहा है तो कितने दिनों से हो रहा है, आप आपकी स्किन रैशेज है तो कितने दिनों से हैं। कोई भी सिम्टम्स हो आपको पहले पेशेंट को पूछना होगा। पेशेंट खुद बताएगा कि ये कंडीशंस मेरे अंदर देखने को मिल रही है और मैं करीबन 4 से 5 दिन से ऐसी कंडीशन से सफ़र कर रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिए, इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्लाइंट्स पर्सपेक्टिव इज सब्जेक्टिव। जो भी इंफॉर्मेशन पेशेंट से ली जाती है वो कौन सी होती है, सब्जेक्टिव डाटा होती है, और वो आप इंटरव्यू के थ्रू ले सकते हैं। आप पेशेंट को सामने बिठा के आप ऑब्जर्व करके पता नहीं लगा सकते हैं। जब तक आपको पेशेंट अपने सिम्टम्स नहीं बताएगा, जब तक पेशेंट अपनी प्रॉब्लम नहीं बताएगा, तब तक आपको पता नहीं चल पाएगा। यहाँ पे आगे देखिए, लेबोरेटरी रिजल्ट्स एंड फिजिकल असेसमेंट आर ऑब्जेक्टिव डाटा। मैंने आपको बताया था कि जो आप ब्लड प्रेशर लेते हैं, जो आप पल्स रेट चेक करते हैं, जो हार्ट रेट आप चेक करते हैं, वो क्या है, ऑब्जेक्टिव डाटा है, क्योंकि वो आप खुद मॉनिटर कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। पेशेंट थोड़ी बता रहा है आपको कि हार्ट रेट मेरी इतनी है, ब्लड प्रेशर इतना है। अगर वो पेशेंट बताता तो फिर वो क्या होते हैं, सब्जेक्टिव डाटा। लेकिन आप खुद चेक कर रहे हैं, वो क्या है, ऑब्जेक्टिव डाटा। जो भी लेबोरेटरी रिजल्ट होते हैं, जो भी फिजिकली असेसमेंट आप खुद करते हैं, वो क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव डाटा। आगे देखिए, डिस्क्राइबिंग द क्लाइंट्स बिहेवियर विदाउट एनी इंटरप्शन और बायस इज आल्सो कंसिडर्ड ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये आप जरूर याद रखना। जो क्लाइंट का बिहेवियर है वो डिस्क्राइब कर रहा है विदाउट इंटरप्शन, विदाउट इंटरप्शन। देखिए, अगर क्लाइंट अपना बिहेवियर डिस्क्राइब कर रहा है विदाउट एनी इंटरप्शन, तो आप किस में कंसिडर करेंगे उसको, ऑब्जेक्टिव डाटाज के अंदर। तो ये लाइन आपको याद रखनी है, और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस आप सभी को पता चल गया होगा। बहुत ही अच्छे से मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। नेक्स्ट देखिए, द नर्स इज एजुकेटिंग ए क्लाइंट हु इज शेड्यूल्ड फॉर सर्जरी फॉर ए डिसेंडिंग कोलोस्टोमी। और कोलोस्टोमी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, नर्स क्या कर रही है, नर्स क्या कर रही है, एजुकेशन दे रही है पेशेंट को। जिस पेशेंट की डिसेंडिंग कोलोस्टोमी की क्या हुई है, सर्जरी हुई है, डिसेंडिंग कोलोस्टोमी हुई है, तो उस पेशेंट को नर्स क्या कर रही है, एजुकेशन दे रही है। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि नर्स क्या कर रही है, उसको एजुकेशन दे रही है, ये तो आपको एक लाइन दी है। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, विच टाइप ऑफ स्टोल शुड द क्लाइंट एक्सपेक्ट आफ्टर द सर्जरी। सर्जरी होने के बाद नर्स या फिर जो क्लाइंट है वो किस टाइप का स्टूल देखेगा, या फिर नर्स जो है असेस कर रही है उसकी स्टूल की कंसिस्टेंसी, तो किस टाइप का स्टूल नर्स को देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या करना है, आपको ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे करेक्ट आंसर कर देना है। ऑप्शन सेम एज इट इज आपको मिलेंगे, नॉर्मल टू फॉर्म्ड एंड लिक्विड टू सेमी सॉलिड, लिक्विड टू सेमी फॉर्म्ड। आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना है वो करना है ऑप्शन फोर्थ, सेमी फॉर्म्ड टू फॉर्म्ड। जब डिसेंडिंग कॉलोन, जो डिसेंडिंग कॉलोन है वहाँ से जब डिसेंडिंग कोलोस्टोमी की जाती है, और डिसेंडिंग कॉलोन में जब कोलोस्टोमी करते हैं, और डिसेंडिंग कॉलोन के अंदर जो स्टूल की कंसिस्टेंसी होती है वो किस टाइप की होती है, सेमी फॉर्म्ड टू फॉर्म्ड। वहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन ऑलमोस्ट हो जाता है, इसलिए वो सेमी फॉर्म्ड टू फॉर्म्ड होता है। चलिए एक्सप्लेनेशन के अंदर और देख लेते हैं। यहाँ पे द स्टूल ऑफ ए डिसेंडिंग और सिग्मोइड कोलोस्टोमी इज सेमी फॉर्म्ड टू फॉर्म्ड। यहाँ पे आपको डिसेंडिंग कॉलोन की पूछे या फिर सिग्मोइड कॉलोन की पूछे, तो आपको दोनों में क्या करना है, सेमी फॉर्म्ड टू फॉर्म्ड। यानी कि ऑलमोस्ट स्टूल की कंसिस्टेंसी है वो क्या होती है, वो बन जाती है। स्टूल जैसा स्टूल वो मतलब कंप्लीट जो है बन के तैयार हो जाता है, मतलब वो एक्सक्रीट आउट होने के लिए तैयार है। सेमी फॉर्म्ड टू फॉर्म्ड कंडीशन में वो देखने को आपको मिलेगा अगर डिसेंडिंग कोलोस्टोमी या सिग्मोइड कोलोस्टोमी किसी पेशेंट की हुई है तो। बिकॉज मच ऑफ द वाटर हैज़ ऑलरेडी बीन एब्जॉर्ब्ड, क्योंकि जो भी वाटर होता है वो सारा का सारा क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है डिसेंडिंग कॉलोन के अंदर। नेक्स्ट, द स्टूल इज firmer देन दैट इज ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी एंड डज नॉट कंटेन कॉस्टिक एंजाइम्स।
जब ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी की जाती है तो उसके अंदर जो स्टूल्स होता है उसके अंदर कास्टिक एंजाइम्स होते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, कास्टिक एंजाइम्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट, एलिमिनेशन में अकर एट रेगुलर प्रेडिक्टेबल इंटरवल आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टूल हैज कलेक्टेड इन द बॉवल अबव द कोलोस्टोमी। कोलोस्टोमी के अबव जो बॉवल होता है वो कलेक्ट हो जाता है, उसके अंदर क्या हो जाता है, बॉवल कलेक्ट हो जाता है, यानी कि जो स्टूल की जो अमाउंट है वो आपको वहाँ पे रेगुलरली और प्रेडिक्टेबल आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी, तभी वो एलिमिनेशन कर पाएगा। ऐसा तो है नहीं स्टूल वहाँ पे है ही नहीं और एलिमिनेशन हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। जब स्टूल वहाँ पे होगा तभी वो एलिमिनेशन कर पाएगा, उस कोलोस्टोमी से आपको एलिमिनेशन करना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नर्स डज एन एडमिट फॉर ए क्लाइंट विथ ए डायग्नोसिस ऑफ प्लूरल इफ्यूजन when doing a respiratory assessment of this client the nurse will determine if the client has। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नर्स क्या कर रही है कि पेशेंट को डायग्नोस कर रही है, एक पेशेंट जो एडमिट हुआ है जिसको प्रॉब्लम क्या है, प्लूरल इफ्यूजन की उसको प्रॉब्लम है। अब नर्स क्या कर रही है यहाँ पे देखिए, रेस्पिरेटरी असेसमेंट जब उस पेशेंट का करती है तो नर्स क्या डिटरमाइन करती है, नर्स को क्या देखने को मिलता है जब वो उसका रेस्पिरेटरी असेसमेंट करती है। पेशेंट किसका है, प्लूरल इफ्यूजन का, तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या करना है, ऑप्शन फर्स्ट है, डिक्रीज्ड चेस्ट एक्सपांसन ऑन द अफेक्टेड साइड। जिस साइड से अफेक्टेड है उस साइड में चेस्ट एक्सपांसन आपको क्या मिलेगा, डिक्रीज मिलेगा। बाकी जो ऑप्शन आप पढ़ते रहना सेम एज इट इज ऑप्शन आपको मिलेंगे। चलिए जो एक्सप्लेनेशन है वो देख लेते हैं। ए प्लूरल इफ्यूजन इज ए कलेक्शन ऑफ फ्लूइड बिटवीन द प्लूरल लेयर ऑफ द लंग्स, यानी कि प्लूरल इफ्यूजन के अंदर क्या होता है, फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है कहाँ पे, प्लूरल लेयर्स के अंदर। जो प्लूरल लेयर्स है उनके बीच में, जो लंग्स के अंदर प्लूरल लेयर्स होती है उनके बीच में फ्लूइड का कलेक्शन होना क्या कहलाता है, प्लूरल इफ्यूजन। द फ्लूइड प्रिवेंट्स चेस्ट एक्सपांसन ऑन द अफेक्टेड साइड। जो फ्लूइड यहाँ पे कलेक्ट हुआ है वो प्रिवेंट करता है चेस्ट एक्सपांसन को, कहाँ पे, अफेक्टेड साइड के अंदर। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीजेज एंड यूज ऑफ असेसरी मसल्स कैन बी ऑब्जर्व्ड। यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी रेट है वो कैसी मिलेगी, इंक्रीज, बढ़ी हुई मिलेगी, क्योंकि पेशेंट को दिक्कत कहाँ पे हो रही है, रेस्पिरेशन के अंदर। चेस्ट एक्सपांसन ही नहीं हो रहा है तो वो क्या हो रही है उसको, रेस्पिरेशन जो प्रॉब्लम हो वो उसके अंदर हो रही है, तो उसमें जो रेस्पिरेशन रेट है, जो रेस्पिरेटरी रेट वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऑक्सीजन की डिमांड बॉडी के अंदर तो वही है लेकिन रेस्पिरेशन पेशेंट अच्छे से नहीं कर पा रहा है तो रेस्पिरेटरी रेट क्या होगी, बढ़ जाएगी, जल्दी जल्दी सांस लेने लग जाएगा। आगे देखिए, ब्रीथ साउंड आर डिक्रीज्ड बिकॉज वेंटिलेशन ऑन द अफेक्टेड साइड इज आल्सो डिक्रीज्ड। जो वेंटिलेशन है वो अफेक्टेड साइड के अंदर क्या होता है, डिक्रीज होता है, कम हो जाता है। अरे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा, पेशेंट जो रेस्पिरेटरी रेट है वो बढ़ जाएगी और उसकी वजह से जो ब्रीथ साउंड है वो भी डिक्रीज मिलेगी। अगर सांस जल्दी जल्दी पेशेंट ले रहा है और जो वेंटिलेशन है, जो ऑक्सीजन का लेवल है वो डिक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से जो ब्रीथ साउंड है वो भी डिक्रीज उस पेशेंट के अंदर मिलेंगी। साथ साथ में आगे देखिए, रेजोनेंस इज डल एंड फ्लैट टू प्रकोशन। जब प्रकोशन असेसमेंट किया जाता है तो उस टाइम जो रेजोनेंस साउंड है वो डल एंड फ्लैट उस पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, द टूल दैट प्रेडिक्ट द रिस्क ऑफ डेवलपिंग ए हॉस्पिटल और फैसिलिटी रिक्वायर्ड प्रेशर अल्सर और इंजरी इज स्केल्ड द। देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया और क्वेश्चन क्या है, जो टूल होता है जो प्रेडिक्ट करते हैं वो कौन सा टूल है जिससे प्रेडिक्ट कर सकते हैं किसको, प्रेशर अल्सर को या फिर इंजरी को। और ये हॉस्पिटल या फिर फैसिलिटी एक्वायर्ड प्रेशर अल्सर है। हॉस्पिटल के अंदर अगर पेशेंट की पोजीशन चेंज ना करे और पोजीशन अगर एक ही पोजीशन में पेशेंट लेटा रहे सेम पोजीशन के अंदर तो पेशेंट के अंदर प्रेशर अल्सर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको ये पूछा गया है कि वो कौन सा टूल है जिससे आप प्रेशर अल्सर को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे 4 स्केल अलग अलग दिए गए हैं, चारों का आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन फोर्थ, ब्रेडन स्केल। जो ब्रेडन स्केल है उससे प्रेशर अल्सर की जो इंजरी होती है या फिर प्रेशर अल्सर होता है उसको आप असेस कर सकते हैं, उसको प्रेडिक्ट आप कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन के अंदर देखिए, स्कोर फ्रॉम लेस देन और इक्वल टू 9 टू एज हाई एज 23। जो ब्रेडन स्केल है उसके अंदर जो हाईएस्ट स्कोर होता है वो 23 होता है और जो लेस देन होता है मतलब कम से कम 9 स्कोर होता है। तो 9 से 23 तक का ब्रेडन स्केल के अंदर क्या होता है, स्कोरिंग होती है, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए,
द लोअर द नंबर द हायर द रिस्क ऑफ डेवलपिंग एन एक्वायर्ड अल्सर एंड इंजरी। अगर ये यहाँ पे देखिए ये लाइन कुछ रह गई है, द ब्रेडन स्कोर स्केल यूजेज ए स्कोर। यहाँ पे जो ब्रेडन स्केल है उसका स्कोर है वही मैंने आपको बताया, कोई बात नहीं, आप पढ़ लेना। यहाँ पे देखिए द लोअर द नंबर एंड हायर द रिस्क ऑफ डेवलपिंग। अगर नंबर ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उतनी ही ज़्यादा रिस्क किसकी होती है, अल्सर होने की, जो प्रेशर अल्सर है उसके होने की जो रिस्क है वो सबसे ज़्यादा होती है। इंजरी होने की जो डेवलप होने की जो रिस्क है वो सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट देखिए द ब्रेडन स्केल शुड बी यूज्ड ऑन एडमिशन ट्रांसफ़र एंड रिसीविंग एंड विथ एनी चेंजेज इन द क्लाइंट कंडीशन। देखिए जो ब्रेडन स्केल है वो कब कब यूज ली जाती है, जब उसका एडमिशन होता है उस टाइम, जब उसका ट्रांसफ़र किया जाता है उस टाइम, जब उसको रिसीव किया जाता है उस टाइम, एंड जब क्लाइंट की कंडीशन सीरियस हो या फिर उसको प्रेशर अल्सर हो जाए उस टाइम उसमें स्केल जो ब्रेडन स्केल है उससे असेस किया जाता है। नेक्स्ट देखिए जो लिकेर्ट स्केल है उसका यूज़ क्या है, लिकेर्ट स्केल इज यूज्ड ऑन क्वेश्चनरीज। जो क्वेश्चनरीज मेथड है उसके अंदर लिकेर्ट स्केल यूज की जाती है। नेक्स्ट देखिए द मिजोफोनिया स्केल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो इंपॉर्टेंट जो मतलब अलग से जो आपको टॉपिक्स यहाँ पे मिल रहे हैं, मिजोफोनिया स्केल, यानी आप पहली बार ये वर्ड सुन रहे हैं तो आपको ये याद रखना है जो मिजोफोनिया स्केल है उससे किसको असेस किया जाता है। देखिए मिजोफोनिया स्केल इज यूज फॉर ए डिसऑर्डर इन विच सर्टेन साउंड्स ट्रिगर इमोशनल एंड फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज। जो भी इमोशनल और फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज होते हैं उनसे जो साउंड्स आती है उन साउंड्स को असेस करने के लिए मिजोफोनिया स्केल यूज ली जाती है। नेक्स्ट है एपकार स्कोर, इसके बारे में आप सभी को पता होगा, न्यूबॉर्न की हेल्थ को असेस करने के लिए या मेजर करने के लिए एपकार स्कोर यूज लिया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की इस एमसीक्यूज का, द नर्स इज प्रोवाइडिंग डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन टू पेरेंट्स ऑफ ए 3 year-old हु हैज़ हॉस्पिटलाइज्ड फॉर सीवियर क्रॉप। देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है रेस्पिरेटरी सिस्टम से और ये पीडियाट्रिक का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए नर्स प्रोवाइडिंग डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन, नर्स क्या कर रही है, प्रोवाइड कर रही है इंस्ट्रक्शन। कब, जब वो बच्चा क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। यहाँ पे 3 साल का बच्चा एडमिट हुआ था हॉस्पिटल के अंदर, अब वो क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है और उसको क्या था, सीवियर क्रॉप। जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था तो उसको सीवियर क्रॉप था, अब वो क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। उस टाइम नर्स उसे क्या इंस्ट्रक्शन देगी। अब बच्चे को तो समझ में आएगा नहीं कि इसको आप ये करना ये करना, बच्चे को थोड़ी पता चलेगा। आपको किसको बताना है, उसके पेरेंट्स को बता देना है कि आपको ये आपको फॉलो करने हैं। अगर आप घर पे इसको ले जा रहे हैं तो आपको ये काम वहाँ पे करने हैं, तो आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शन देने हैं। यहाँ पे देखिए आगे क्या है, in the event of a future crop attack, what non-pharmacological intervention can the parents do at home। यहाँ पे मैंने आपको बताया ना वही चीज़ है, यानी कि इसको फ्यूचर में इस क्रॉप का अटैक ना आए इसलिए नर्स कौन कौन से इंस्ट्रक्शन यानी कौन सा वो इंस्ट्रक्शन देंगी जिससे जो पेरेंट्स है उसके वो उसके घर पे उसकी केयर कर सके, वो उसको फॉलो कर सके। आपको सेम एज इट इज़ ऑप्शंस मिलेंगी लेकिन आपको जो करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन फर्स्ट है, टेक द चाइल्ड इनटू ए स्टेमी बाथरूम। स्टेमी बाथरूम के अंदर बच्चे को नहीं ले जाना है। या फिर यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन आपको देना है यहाँ पे नहीं ले जाना है, कहीं भी नहीं लिखा है दोस्तों, आपको जागरूक रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं आपको गलत बोल रहा हूँ तो आपका इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको गलत बताऊँगा। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है कि स्टीमी बाथरूम के अंदर नहीं ले जाना है, यहाँ पे इसका मतलब ये है टेक द चाइल्ड इनटू स्टीमी बाथरूम। जो स्टीमी बाथरूम होते हैं वहाँ पे आपको पेशेंट को रखना है। जो बच्चा है वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है, अभी कोविड-19 भी चल रहा है तो आपको यहाँ पे मतलब कोविड-19 के अंदर भी यही बताया जाता है कि गर्म पानी पीजिए, जो स्टीम है उसको इनहेलेंस मतलब स्टीम का इनहेलेशन कीजिए। तो ये क्या है, ट्रीटमेंट है जिससे क्या होते हैं नॉस्ट्रल्स वगैरह जो ओपन हो जाते हैं और जो ब्रोंकोडायलेशन से वो हो जाती है और पेशेंट को सांस में दिक्कत नहीं होती है। यानी कि स्टेमी बाथरूम के अंदर उस बच्चे को ले जाना है। एक्सप्लेनेशन के अंदर देखते हैं, इफ़ देयर चाइल्ड इज डेवलप ए क्रॉप को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो आपको बता देना लेरिंगो ट्रेक्यो ब्रोंकाइटिस, लेरिंगो ट्रेक्यो ब्रोंकाइटिस। देखिए इफ़ देयर चाइल्ड डेवलप क्रॉप एट होम, अगर बच्चे को घर पे क्रॉप हो जाता है, द पेरेंट्स शुड मेक स्टेम बाय रनिंग ए हॉट बाथ और शॉवर इन ए क्लोज्ड बाथरूम। एक क्लोज्ड बाथरूम के अंदर या फिर आपको हॉट बाथ क्या करनी है, पेशेंट को देनी है, उस बच्चे को देनी है।
स्टेम, मेन जो चीज़ है वो क्या है, स्टेम, उसको स्टेम इनहेलेशन करवाना है, सीधी सीधी बात ये है। ओके, अगर घर पे क्रॉप उस बच्चे को हुआ है तो स्टेम उसको करवाना है। नेक्स्ट देखिए, दिस विल लिक्विफाई एंड मोबिलाइज्ड सिक्रेशंस, ये क्या करती है, जो भी सिक्रेशंस होते हैं उनको लिक्विफाई करती है एंड मोबिलाइज करती है, बाहर निकाल देती है, बाहर निकालने में हेल्प करती है। नेक्स्ट देखिए, द पेरेंट शुड होल्ड द चाइल्ड इन एन अपराइट पोजिशन एंड रिश्योर द चाइल्ड, और साथ ही आपको पेरेंट्स को बता देना है कि आपको इस बच्चे को अपराइट पोजिशन के अंदर आपको रखना है। नेक्स्ट देखिए, ए ड्राई रूम डज नॉट हेल्प ल्यूजन सिक्रेशन, जो ड्राई रूम होता है वो सिक्रेशंस को ल्यूजन में हेल्प नहीं करता है। आगे देखिए, क्राइंग कैन इरिटेट एंड कंट्रीब्यूट टू हाइपोक्सिया, यहाँ पे देखिए जो अलग अलग ऑप्शंस हैं उनके मतलब है यहाँ पे, अगर क्राइंग बच्चा करता है तो उसकी वजह से वो इरिटेट होके जो हाइपोक्सिया है उसकी कंडीशन उस बच्चे के अंदर डेवलप हो सकती है। तो दोस्तों ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस, आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर 10 क्वेश्चंस मिलेंगे और साथ में एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी, मतलब आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और आप अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते देना। और फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।